गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल थिंक साइकोलॉजिकली पर। और स्टार्ट करने से पहले एक तो ये बात है कि कल का जो लेक्चर था NEP 2020, उम्मीद है वो आपको बहुत अच्छा लगा और आपने उसे देखा भी है। मैंने उसमें बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन दी है आपको, ताकि किसी भी लेवल की एग्जाम हो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और उसमें मैंने जो हमारी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, काजल गोला मैंने उस पर बोल दिया था, पूजा गोला कोई दिक्कत नहीं, काजल गोला पूजा गोला एक ही है। तो एक तो ये बात थी, और दूसरी बात ये है कि बच्चा लोग, एक स्टूडेंट थी हिंदी साहित्य करके या कोई था मुझे नहीं पता, उनकी डिमांड थी कल के लेक्चर में कि सर जो है वैदिक शिक्षा से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट उनको चाहिए था। तो आज का टॉपिक वैदिक ही नहीं बल्कि बौद्ध और मध्यकालीन शिक्षा तीनों को शामिल करते हुए प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, राइट। और एक तीसरी बात और है जो मुझे आप सबसे कहनी है कि आप लोगों से मैं क्लास में कहता था ऑफलाइन कि आप लोग सवाल पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा, और 2 सवाल आपका परमानेंट मैं कहता था कभी भी पूछिए। तो इसके पीछे आप जैसा कि सोच पा रहे हैं कि मैं इस समय जो हूं काम कर रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चों के सवाल मेरे पास आते हैं। तो एक तो लिमिट आपने ये खत्म कर दी है कि 2 सवाल आप पूरा पूरा पेज भेज देते हो मेरे पास। एक और खास बात है कि ऐसा आप अकेले नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगता होगा कि गुरुजी को मैंने 10 सवाल भेज दिए। मेरे भाई, आप जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कई कई सवाल हमारे पास आते हैं। तो मैं इतना फ्री भी नहीं हूं कि सबके सवाल इधर से क्लिक करके आंसर दे दूं। कुछ कार्य भी करना पड़ता है मुझे, और बाकी कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं। फिर लेट नाइट में आंसर करने की कोशिश करता हूं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी आंसर करने की कोशिश करता हूं। लेकिन इसमें कोई एक स्टूडेंट 2 दिन से मुझे परेशान कर रहे थे, नाम नहीं पता मुझे, क्योंकि आईडी भी उनकी अपनी नहीं है। उनके करीब 10 सवालों में से मैं 8 सवालों के जवाब दे चुका था। जब 2 सवाल उनके दोबारा आए तो 1 दिन सिर्फ डिले होने पर उनका डायरेक्ट एलिगेशन था, ब्लेम था कि आप तो सर क्लास में कहते हो कि सवाल पूछिए और आज आप बता नहीं रहे हो, और आज आप बता नहीं रहे हो। तो इस टाइप का जो ब्लेम करते हैं ना, तो इससे नो डाउट बड़ा खराब लगता है। और फिर मुझे लगता कि ऐसा फील करने लगे कि आप ही जितना मैं फ्री बैठा हुआ हूं। तो एक तो काम ये करें कि अगर आप सवाल भेजें तो पेशेंस रखें। मैं जब फ्री हो जाऊंगा तब आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके सवालों के आंसर्स जरूर आए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का। इतना सब कुछ हमने बोल दिया है, आप थोड़ा सा शायद इसको समझ पाएंगे। अपने आप को मेरी जगह रखकर कोशिश करें समझने की, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और हाँ, एक बात और है कि जो NEP का शेष भाग है उसको इस लेक्चर के बाद आपको मिलेगा। इस लेक्चर के बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको उसका शेष भाग मिल जाएगा। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो और तैयारी करिए हमारे साथ। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। मुगल कालीन शिक्षा को किसका संरक्षण प्राप्त था? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मुगल कालीन, इसका मतलब अगर हम कहें मध्यकालीन की बात चल रही है या फिर मुस्लिम शिक्षा की बात चल रही, बात एक ही है। इसी को कहते हैं मध्यकालीन, इसी को कहते हैं मुस्लिम शिक्षा, ठीक है। को किसका संरक्षण प्राप्त था? मौलवियों का, समाज का, राज्य का, उपयुक्त सभी। आंसर प्लीज। जी बिल्कुल, आप जो है सही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, गुड इवनिंग। चलिए एक बार आप सभी को पुनः गुड इवनिंग। बताएं प्लीज, मुगल कालीन शिक्षा को किसका संरक्षण प्राप्त था? मौलवियों का, समाज का, राज्य का, उपयुक्त सभी। अच्छा, कुछ लोग उपयुक्त सभी पर जा रहे हैं तो ये गलत करिएगा, ये नहीं है। मौलवियों का, समाज का, बिल्कुल
नहीं राज्य का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, मुगल कालीन शिक्षा किसके अधिकार क्षेत्र में आ गई थी? राज्य के अधिकार क्षेत्र में आ गई थी। चलिए, वेरी गुड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग डैश के अर्थ में नहीं किया गया है। नहीं किया गया है। आंसर प्लीज। विज्ञान, विद्या, ज्ञान, विनय। देख लो किसके अर्थ में नहीं किया गया है। विज्ञान, विद्या, ज्ञान, विनय। तो बच्चा विज्ञान के अर्थ में नहीं किया गया है। फर्स्ट इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन भारत में शिक्षा का पहला और परम उद्देश्य, पहला उद्देश्य था। अच्छा, अगर कहा जाए शिक्षा के अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उद्देश्य हैं। आज की बात की जाए तो आज में शिक्षा का परम उद्देश्य है जॉब प्राप्त करना। लेकिन अगर हम कहें एंशिएंट टाइम की बात करी जाती तो क्या नौकरी प्राप्त करना रहा होगा? नहीं रहा होगा। तो पूछ रहे कि परम उद्देश्य क्या था? प्रमाण पत्र अथवा उपाधि प्राप्त करना, ज्ञान और अनुभूति पर बल देना, जीविकोपार्जन का साधन बनाना, शास्त्रार्थ करना। आंसर प्लीज। और वेरी गुड, ज्ञान और अनुभूति पर बल देना। राइट, यही परम उद्देश्य था। चलिए, अच्छा इसके साथ अगर ये कहा जाए केवल एक था, जी नहीं, और सारे थे। चारित्रिक विकास, व्यक्तिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भावनात्मक विकास, बहुत सारे उद्देश्य थे, आज भी हैं। लेकिन वहां पूछा जा रहा मुख्य या फिर परम, तो इसका मतलब एक था। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। उपनयन संस्कार से पहले छात्र को कौन सा मंत्र उच्चारित करवाया जाता था? उपनयन संस्कार उच्च शिक्षा में होने वाला संस्कार है, ये गुरुकुल में होने वाला संस्कार है। तो गुरुकुल में, गुरुकुल के मुख्य द्वार पर आचार्य के द्वारा छात्र से मंत्र सुना जाता था उच्चारण के रूप में। तो बताएं प्लीज, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, विनायक मंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई तो कोई मंत्र जरूर सुना जाता था बच्चा, वो था गायत्री मंत्र। इसी मंत्र को एक नाम से और पूछा जाता है सावित्री मंत्र। गायत्री अथवा सावित्री एक ही है ये। इस मंत्र का उच्चारण गुरुकुल के मुख्य द्वार पर करवाया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। बौद्ध शिक्षा एवं ज्ञान के प्रमुख केंद्र थे। बौद्ध की आ गई, तो बौद्ध शिक्षा एवं ज्ञान के प्रमुख केंद्र थे परिषदें, गुरुकुल, मकतब, बौद्ध संघ। आंसर प्लीज। गुरुकुल और परिषदें ये वैदिक कालीन शिक्षा के केंद्र थे। मकतब मुगल कालीन शिक्षा, और ये था आपका बौद्ध शिक्षा का। अब बौद्ध संघ जो है, बौद्ध संघ ही जिम्मेदारी लेते थे बौद्ध शिक्षा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वैदिक काल में शिक्षा सत्र की अवधि थी, सेशन, एजुकेशनल सेशन का टाइम पीरियड क्या होता था? 6 माह, 8 माह, 9 माह, 12 माह। 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने अथवा 5 महीने। तो जिन लोगों ने इसे पढ़ा है, क्लियर है उनका। तो वैदिक काल में शिक्षा सत्र की अवधि 5 माह होती थी। आगे और देखेंगे सवालों में और क्लियर करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मध्यकाल में भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में, देख लो, मध्यकाल में भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में छात्रों को प्रदान की जाने वाली उपाधि। अच्छा, उस समय उपाधियां भी मिलती थी। तो अब यह पूछा जा रहा भाषा एवं साहित्य। यहां दूसरा और प्रश्न अपने आप तैयार करिएगा कि कौन सी भाषा और कौन सा साहित्य।
कौन सी भाषा एवं साहित्य की बात चल रही है? ठीक है, यह प्रश्न भी तैयार करना। तो मध्यकालीन शिक्षा का भाषा और माध्यम था अरबी, फारसी। तो अरबी तथा फारसी भाषा साहित्य में प्रदान की जाने वाली उपाधि कौन सी थी? काबिल, फाजिल, शामिल, आमिल। तो बच्चा पहली चीज तो ये, शामिल नाम की कोई उपाधि थी ही नहीं। काबिल, फाजिल, आमिल ये 3 उपाधियां दी जाती थी। हालांकि कुछ लोग मानते थे कि गणित में भी एक दी जाती थी, रियाजी। जी नहीं, लेन देन का काम करने वाले व्यक्ति को रियाजी कहा जाता था। जैसे जो लिखता था उसको अर्जी नवीस बोलते हैं। तो यहां उपाधियों की बात चल रही है, काबिल, फाजिल, आमिल। बच्चा पहला सही है, काबिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम शिक्षा में बालकों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जाती थी, रटाई जाती थी? यहां कह सकते हो रटवाई जाती थी, पढ़ाई तो क्या रटाई जाती थी। त्रिपिटक, बोस्ता, गुलिस्ता, दूसरा व तीसरा। त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध शिक्षा से, तो ये तो रहा नहीं। अब बात करते बोस्ता, गुलिस्ता, बिल्कुल सही है। शेख शाही की 2 किताबें, बल्कि शेख शाही की 2 किताबें थी। कौन सी थी? बोस्ता और गुलिस्ता। इनमें क्या था? मोरल स्टोरीज थी, नैतिक कहानियां थी, वो रटवा दी जाती थी छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संघ में, बौद्ध संघ में प्रवेश के उपरांत श्रमण को कितने नियमों के आदेशों का पालन करना होता था? नियम दिए जाते थे। तो बौद्ध संघ में प्रवेश के बाद श्रमण को कितने नियमों और आदेशों का पालन करना होता था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 10 नियम, 12 नियम, 8 नियम, 5 नियम। बच्चा 10 नियम थे, जिन्हें कहा जाता था 10 पदानी सिक्खा। 10 नियमों का आदेश दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मकतब में शिक्षकों की संख्या होती थी, मकतब में। तो मकतब प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र है, मदरसा उच्च शिक्षा का केंद्र है। 2 शिक्षक, 1 शिक्षक, 5 शिक्षक, 3 शिक्षक। बच्चा 1 शिक्षक होता था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। देखो मध्यकाल पूछ रहा मुस्लिम कालीन, और पूछ रहा कौन सा? प्राइमरी एजुकेशन में मुख्य केंद्र थे मदरसा, गुरुद्वारा, विहार, मकतब। मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था मकतब। ठीक है, गुरुद्वारा यहां है नहीं। ये किसका था? ये बौद्ध का है, और ये भी मध्यकाल का है, लेकिन ये उच्च शिक्षा का है। ठीक है, क्लियर। चलिए ये मध्यकाल का है, और ये है प्राथमिक का, प्राइमरी एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र को कहा जाता था? प्रवज्जा संस्कार, द्विज, अंतेवासी, भिक्षु, सामनेर। आंसर प्लीज। प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र को कहा जाता था? अब प्रवज्जा संस्कार बौद्ध शिक्षा का संस्कार है, राइट। तो छात्र क्या कहलाता था? द्विज, अंतेवासी, भिक्षु, सामनेर। द्विज और अंतेवासी ये कहलाता था वैदिक शिक्षा में, और वो भी कब? उपनयन के बाद।
भिक्षु की बात यहां है नहीं, भिक्षु तो जाता था संघ में प्रवेश के बाद, शिक्षा पूरी करने के बाद, राइट। सामनेर, श्रमण अथवा शामनेर, ये सही है, सामनेर अथवा श्रमण ये कहलाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वैदिक कालीन शिक्षा की समाप्ति पर डैश संस्कार होता था। किसकी बात चली? वैदिक कालीन शिक्षा की समाप्ति पर, लास्ट शिक्षा पूर्ण होने के बाद। समावर्तन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार। आंसर प्लीज। वैदिक कालीन शिक्षा। बच्चा वैदिक कालीन शिक्षा को दो भागों में बांटकर अगर समझेंगे तो समझिए, एक है प्रारंभिक शिक्षा, एक है उच्च शिक्षा, राइट। तो प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती थी विद्यारंभ संस्कार से, राइट, और उच्च शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से। पूछ रहा है समापन, समापन होता था समावर्तन से, राइट। और यह उपसंपदा संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा की समाप्ति पर होता था, या फिर कह सकते हो बौद्ध संघ में प्रवेश पर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वैदिक कालीन या वैदिक काल में सैन्य शिक्षा का विख्यात केंद्र था। वैदिक काल में सैन्य शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, विख्यात केंद्र था मिथिला, तक्षशिला, काशी, केकय। वेरी गुड, तक्षशिला। आपने कहानी में सुना होगा, ये वही तक्षशिला है जिसके आचार्य चाणक्य थे। अभी अभी 5 सितंबर में आप लोगों ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक चोटी वाले शिक्षक का फोटो एक दूसरे को सेंड किया होगा, टीचर्स को सेंड किया होगा। तो ये वही चाणक्य थे जिनका स्टेटमेंट भी आता है कि शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वैदिक काल में बालक को अक्षर ज्ञान कराने से पहले कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता? अभी अभी हमने बताया, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस को ध्यान में रखा होगा, वैदिक काल की बात चली और अक्षर ज्ञान, इसका मतलब अक्षर ज्ञान हो गया प्रारंभिक शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा में संस्कार पूछ रहा है तो उपनयन, प्रवज्जा, विद्यारंभ, विस्मिल्लाह। वेरी गुड, विद्यारंभ संस्कार है। ठीक चल रहा है? बताइए, सेशन ठीक चल रहा है? सवाल सही चल रहे हैं? ओके। बीच बीच में आप लोग कुछ सवाल जब गलत करने लगते हो तो लगता है कि नहीं नहीं भाई देख नहीं रहे हो सही से। देखिए जरूर, जल्दबाजी में नहीं, मेरा तो कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपको इससे रिलेटेड लेक्चर पढ़ना है तो भी मुझे बताना, मैं लेक्चर भी आपको पढ़ा दूंगा। आप अपने कमेंट दीजिए, मैं कमेंट के अनुसार भी आपकी लेसन दे दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, औद्योगिक। तो वैदिक कालीन सबसे पहला शैक्षिक कार्यक्रम है, भारत का ही नहीं कह सकते, दुनिया का कह सकते हो, विश्व का, ठीक है। तो अगर हम कहें नैतिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता में से चुना जा सकता, औद्योगिक तो था ही नहीं। आज की डेट में औद्योगिक क्रांति है तो औद्योगिक है, लेकिन पहले इन तीन में से हम विकल्प को चुन लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक। बच्चा रिलीजियस था, आध्यात्मिक था। क्यों? क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य, पहला नहीं पूछा जा रहा और अंतिम पूछा जा रहा, अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या हुआ? रिलीजियस है। मोक्ष क्या है? जीवन मरण के बंधन से मुक्ति, जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति। अब उसे अलग अलग तरीके से समझाया गया, या तो कह सकते हो कष्टों से मुक्ति, परेशानियों से,
निजात कह सकते हो, या फिर कह सकते हो जीवन। अब दुख है, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है जन्म। तो जन्म जब हुआ है तो परेशानियां जरूर मिलेंगी मृत्यु तक। तो अगर हम कह सकते हैं खुद को समझ लें और जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर दें, तो सोच लो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है आपका वैदिक कालीन शिक्षा की प्राप्ति पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यारंभ संस्कार से पहले बालक उपासना करता था। विद्यारंभ संस्कार, फिर वहीं पहुंच रहे हैं। तो बच्चा वैदिक काल ये किससे संबंधित है? ये है वैदिक काल, और वैदिक काल में भी प्रारंभिक शिक्षा की बात चल रही है। तो प्रारंभिक शिक्षा में कौन सा संस्कार होता था? आप सबको पता, विद्यारंभ संस्कार होता था। अब विद्यारंभ संस्कार में किसकी उपासना की जाती थी, किसकी पूजा की जाती थी? विनायक, कुल देवता, सरस्वती, उपयुक्त सभी। आंसर प्लीज। बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। विनायक क्या है? विनायक है गणेश, कुल देवता पूर्वज हैं, सरस्वती ज्ञान की देवी, विद्या देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि हम विदेश में जाते हैं तो वहां विद्या ही हमारी मित्र है, विद्या के ही द्वारा हमारा सम्मान होता है, विद्या के अभाव में मनुष्य पशु के सदृश है, उपरोक्त कथन है। विवेकानंद, भर्तृहरि, डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर वेदमित्र। आंसर प्लीज। मुझे पता है कि आप में से कुछ बच्चे गलती करेंगे। तो हम विदेश में जाते हैं, वहां विद्या ही हमारी मित्र है, विद्या के ही द्वारा हमारा सम्मान होता है, विद्या के अभाव में मनुष्य पशु के सदृश है, उपरोक्त कथन है। अगर हम कहें विद्या की बात, तो विद्या शब्द कहां से है? वैदिक शिक्षा से, राइट। वैदिक शिक्षा में अगर हम कहें तो कहीं पर भी विवेकानंद जी नहीं है। आपको विवेकानंद से याद रहता है 1893 का शिकागो भाषण। तो ये बिल्कुल नहीं है। रही बात पीएचडी होती नहीं तो इसलिए कोई डॉक्टर नहीं होता था, केवल एक बचा। ये सवाल तो इल्यूमिनेशन पैटर्न पर है, यहां सीधा सीधा नहीं, इधर उधर से सोचना पड़ेगा। अगर हम विदेश में जाते हैं, यदि हम विदेश में जाते हैं तो विद्या ही हमारी, तो आप इन दोनों पर कहीं कंफ्यूज होते हैं। विवेकानंद 1893 शिकागो भाषण है, और आप यहां पर एक कॉन्सेप्ट बना लेते हो कि विदेश गए थे, ये अमेरिका गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग करने, और वहां पर इन्होंने ऐसी कुछ बात कही थी। लेकिन तब वहां शब्द पढ़ा जाता है जब कभी बात करते विद्या नहीं शिक्षा की बात कही जाती है, राइट। विद्या प्राचीनतम शब्द है, शिक्षा उसका नवीनतम शब्द है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों का मुख्य कारण है इच्छाएं, मन, अधिक ज्ञान, अविद्या। तो बताइए परेशानियों का मुख्य कारण क्या है? इच्छाएं, मन, अधिक ज्ञान, अविद्या। आप या तो इच्छाओं पर जा रहे होंगे या फिर जा रहे होंगे अविद्या पर। बच्चा अविद्या, अज्ञानता, ठीक है। अज्ञानता है, अविद्या है, इसलिए इच्छाएं ज्यादा है, ना कि इच्छाएं ज्यादा है इसलिए अज्ञानी है जी नहीं। अज्ञानी है इसलिए इच्छाएं ज्यादा, और इच्छाएं ज्यादा है परेशानियां ज्यादा है, दुख ज्यादा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी लोकतंत्रात्मक, एकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, बहुतंत्रात्मक। बताएं प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ सवाल है ये। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, एकतंत्रात्मक, ऑटोक्रेटिक, राजतंत्रात्मक को मोनार्की कह सकते हैं, राइट। बहुतंत्रात्मक टाइप का ऐसा कोई शब्द यहां आया नहीं है। तो लोकतंत्रात्मक जहां पर लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, एकतंत्रात्मक कोई एक व्यक्ति है, राजा राज्य। तो आप समझ पा रहे हैं बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली डेमोक्रेटिक थी, और ये इसकी खास बात है, सभी के लिए शिक्षा, ठीक है, सभी के द्वारा सभी के लिए शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 21, तक्षशिला विश्वविद्यालय का विनाश किया गया। तक्षशिला वैदिक कालीन का सबसे प्रमुख संस्थान, जिसका विनाश किसने किया?
बख्तियार खिलजी, चंद्रगुप्त, सूत्रों द्वारा, हूणों द्वारा। तो बेटा हूणों के द्वारा। हूण क्या थी? हूण थी खाना बदोश जनजातियां, राइट। इनके द्वारा तक्षशिला का विनाश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जौनपुर को सिराजे हिंद की पदवी प्रदान की गई, किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा, अकबर द्वारा, जहांगीर द्वारा, औरंगजेब द्वारा। तो बच्चा औरंगजेब तो हो नहीं सकता, क्योंकि औरंगजेब सबसे ज्यादा क्रूअल शासक था, ठीक है। जौनपुर को सिराजे हिंद की पदवी शाहजहां, अकबर, जहांगीर। शिक्षा के क्षेत्र में दो का बहुत योगदान है, शाहजहां और अकबर। तो अगर कहा जाए यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? शाहजहां द्वारा, ठीक। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जौनपुर को मुगल बादशाह शाहजहां ने सिराजे हिंद का नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। साथ चल रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए, अच्छा सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो भाई एक लाइक कम से कम और शेयर तो बनता है। इतने शेयर कर दो जितने सारे लोग हो, ठीक है। वैसे मैं कहता नहीं हूं, लेकिन हाँ आज कह रहा हूं आप सबसे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा संस्था मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र नहीं थी? देखो निकाल लो, मध्यकालीन, मुगलकालीन आ गया, और प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र नहीं थी। प्राइमरी एजुकेशन का दरगाह, खानकाह, मदरसा, मकतब। आंसर प्लीज बच्चा। बिल्कुल सही जवाब मदरसा। मदरसा उच्च शिक्षा का था केंद्र, प्राथमिक का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मध्यकालीन शिक्षण विधियों का मुख्य तत्व था, एलिमेंट, टीचिंग मेथड्स का। अर्जिनवीसी, श्रुतलेख, कंठस्थीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर तुक्का भी लगाओगे आप तो भी यहां लगा सकते हो। मध्यकाल की शिक्षा काहे पर? रटने पर बल देती थी। रटना क्या है? रटना ही कंठस्थ है, कंठस्थीकरण, ठीक है। अर्जिनवीसी वो लेखाकार है, श्रुतलेख जो सुनता है, सुनकर लिखता है। तो इन दोनों का यहां कोई रेफरेंस है नहीं और इसका कोई मतलब है नहीं, कंठस्थीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कुतुब शब्द का आशय, कुतुब वह स्थान जहां छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, वह स्थान जहां छात्रों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता था, वह स्थान जहां छात्रों को युद्धाभ्यास कराया जाता था, वह स्थान जहां छात्रों को धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। कुतुब एक्चुअली में जो शब्द है ना प्रारंभिक शिक्षा का, कौन सा? मकतब। यह शब्द बना ही है किससे? कुतुब से। अब पूछ रहा कुतुब शब्द, मकतब अब आप समझ गए होंगे प्राथमिक का है। तो कुतुब शब्द से बना है मकतब, और मकतब प्राथमिक शिक्षा का केंद्र है। तो प्राथमिक शिक्षा में वह स्थान जहां छात्रों को लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था, दूसरा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। रत्नोदधि, रत्नसागर तथा रत्नरंजक नालंदा में किसके नाम थे? प्रयोगशालाओं के, सरोवरों के, पुस्तकालय खंडों के, सभा भवनों के। आंसर प्लीज। नालंदा की बात चल रही, नालंदा किसका है? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। बौद्ध शिक्षा में रत्नोदधि, रत्नसागर, रत्नरंजक बेटा पुस्तकालय के सेक्शंस थे। बहुत बड़ा पुस्तकालय था बौद्ध शिक्षा में नालंदा विश्वविद्यालय के पास। तो वो 3 सेक्शन में बटा हुआ था, रत्नोदधि, रत्नसागर, रत्नरंजक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षा सत्र वैदिककालीन शिक्षा में आरंभ होता था। वैदिककालीन शिक्षा में सत्र की शुरुआत, सत्र की अवधि पढ़ चुके हो आप, 5 महीने होती थी। अब सत्र शुरू कब होता था, सेशन शुरू कब होता था? पौष माह की पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को, चैत्र मास की पूर्णिमा को, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को।
दिमाग लगा सकते हो आप, यहां पर थोड़ा सा सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। जी 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 जी, बिल्कुल। श्रावण मास की पूर्णिमा को यहां होती थी शुरुआत और यहां होता था समापन। पौष माह की पूर्णिमा को समापन हो जाता था और टोटल अवधि होती थी 5 माह की अवधि। श्रावण मास की पूर्णिमा, जैसे हम रक्षाबंधन मनाते हैं, राखी का त्योहार मनाते हैं, एक्चुअल में यह त्योहार गुरु शिष्य के बीच का एक बंधन था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। टोल में शिक्षा दी जाती थी। टोल है क्या? वैदिक कालीन शिक्षा केंद्र, या फिर कह सकते हैं गुरुकुल का प्रकार है। टोल, घटिका, चरण, चतुष्पथी, ये 4 वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुलों के प्रकार हैं। तो पूछा जा रहा है टोल में किसकी शिक्षा दी जाती थी? हिंदी भाषा की, सैन्य अभ्यास की, संस्कृत भाषा की, अरबी तथा फारसी। अरबी फारसी मुगल काल का है, हिंदी तब थी नहीं, सैन्य अभ्यास की कोई भाषा नहीं है, और ये दिया गया आपका संस्कृत भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वैदिक काल में शुल्क लेने वाले, शिक्षा निःशुल्क थी लेकिन फिर भी शुल्क लेने वाले गुरु को कहा जाता था आचार्य, पातकी, घातकी, ट्यूटर। मुझे पता है कि पातकी आप चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है, पातकी होता था। जो शिक्षा निःशुल्क होने पर भी शुल्क ले लेता था उसे घृणित नाम दिया गया पातकी। ठीक है, शिक्षा के पतन का कारण भी यही है बच्चा। आप अक्सर देखते होंगे विद्यालय हैं लेकिन विद्यालयों के बाद भी विद्यालय में पढ़ाई तो नहीं हो रही। इसका मतलब समाज के पतन का मुख्य कारण है कि जिन संस्थाओं को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए था, वो संस्थाएं और वो संस्थापक शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे, वो व्यवसाय पर ध्यान दे रहे हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 30। वैदिक काल में शिक्षा सत्र की शुरुआत किस कार्यक्रम से होती थी? अच्छा, ये पता चल गया वैदिक काल में शिक्षा की शुरुआत किस माह में है, तो श्रावण मास में है। कब है? पूर्णिमा में। किस तिथि की अगर पूछी जाती बात, तिथि पूर्णिमा है। अब पूछ रहा कार्यक्रम कौन सा होता था? उपाकर्म, विद्यारंभ, उत्सर्जन, समावर्तन। विद्यारंभ और समावर्तन तो संस्कार है, ये तो दोनों है नहीं। उपाकर्म और उत्सर्जन ये है शुरुआत। तो हमारा उत्तर हो गया उपाकर्म माने अच्छा कार्य, और उत्सर्जन है समापन। 2 कार्यक्रम होते थे। शिक्षा सत्र की शुरुआत पर कार्यक्रम जो होता था उसे उपाकर्म कार्यक्रम बोलते थे। उपकर्म है ये, उपकर्म का मतलब कर्म जो कर रहे हैं उसके अलावा एक अच्छा काम है, परोपकारी कार्य कह सकते हो आप इसे। और उत्सर्जन क्या है? उस कार्य को ब्रेक करना, उसको रोकना। तो जब सत्र पूरा हो जाता था तब उत्सर्जन, जिसे विसर्जन कहते हो। ठीक है, तो बच्चा ये थे आज के सेशन के 30 सवाल। उम्मीद है कुछ पुरानी कुछ नई चीजें आपने सीखी होंगी। आज के सेशन के विषय में आपके कमेंट, आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। सभी को पुनः अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेम टाइम पर। तब तक के लिए बाय बाय।